Good morning, students. This is the next video of directing where we consider the case study. Okay, for CBSE point of view, case study is very important. तो अभी तक जो आपने जितना भी पढ़ा है वो चैप्टर वाइज पढ़ा है, तो मेरा ये एक बेसिक रूल है कि हर चैप्टर के बाद एक केस स्टडी ली जाए। तो ये आपका 7th चैप्टर है, 7th चैप्टर है डायरेक्टिंग की हम केस स्टडी यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में और आगे के कुछ दिन के वीडियो में, यानी कि से अभी आज थर्सडे और फ्राइडे हम लोग केस स्टडी पे ही डिस्कशन करेंगे। तो केस स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी थ्योरी कितनी स्ट्रांग है ये आप केस स्टडी को पढ़ के जान सकते हो। यानी कि केस स्टडी अगर आप पढ़ के सॉल्व कर ले रहे हो, इसका मतलब आपकी थ्योरी स्ट्रांग है। अगर जैसे कि एक चीज़ और होती है, जैसे क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, मगर जो बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ट्रिकी होता है, वो ट्रिकी जो होते हैं वो मेनली केस स्टडी से ही आते हैं। तो केस स्टडी हमें कहाँ से मिलती है? इन्हीं चैप्टर के एंड में केस स्टडी या हॉट या एप्लीकेबल क्वेश्चंस होते हैं, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको केस स्टडी सॉल्व करने का एक ज़रिया मिल जाएगा, उससे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर एक केस स्टडी हम लेते हैं जो कि इजी से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ ऑलवेज फील दे आर अंडर स्ट्रेस्ड। हमेशा एम्प्लॉयज़ फील करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के कि उनके पास स्ट्रेस कम है। दे कैन लीज इनिशिएटिव एंड फियर टू एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम बिफोर द मैनेजर के सामने वो सबसे ज़्यादा अपने बातों को रख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके अलावा अपनी प्रॉब्लम को भी रख सकते हैं मैनेजर के सामने। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है बिज़नेस का। यानी कि एक एम्प्लॉयज़ हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेस फील नहीं करते काम करने में। दूसरा सबसे अच्छी बात है कि कोई भी प्रॉब्लम है वो अपने मैनेजर के सामने रख देते हैं, अपना अच्छा से इनिशिएटिव दे पाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज़ रॉन्ग विद द मैनेजर? तो यहाँ ये बोल रहा है कि क्या मैनेजर की व्हाट डू यू थिंक इज़ रॉन्ग विद द मैनेजर, यानी मैनेजर के साथ क्या गलत है कि एम्प्लॉयज़ अंडर स्ट्रेस, यानी कि काम का कोई स्ट्रेस नहीं फील करता, या फिर उसको अपनी प्रॉब्लम रखने में कोई फियर नहीं है मैनेजर की। तो अगर देखा जाए कि जो क्वालिटी है लीडर की, यानी कि एक तरह से सुपरवाइज़र है या मैनेजर जो हमारे ऊपर आता है, अगर आप उसको समझें कि क्वालिटी ऑफ गुड लीडर जो है यहाँ पर है, ठीक, क्योंकि आपको फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे रहे हैं। मगर क्या ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है? यानी कि एज अ फ्रैंक बिहेवियर तो अच्छी बात है, मगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक आप एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो लैकनेस है वो क्या है कि उनके पास अच्छी लीडरशिप नहीं, मैनेजर की अच्छी लीडरशिप नहीं है। जब देखो तब एक एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम लेके चला आ रहा है, उसे कोई काम का प्रेशर फील ही नहीं करता, वो कभी बैठ जा रहा है, कभी कहीं हो जा रहा है, यानी कि एक डिसिप्लिन है ही नहीं। तो एक तरह से देखिए यहाँ पर एक जो लैकनेस है वो क्या दी है? द रीज़न फॉर दिस सिचुएशन अपीयर टू बी लैक ऑफ इनिशिएटिव लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप। द मैनेजर मस्ट ट्राई टू एक्वायर द ऑल क्वालिटी ऑफ लीडरशिप फॉर क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। यानी कि गुड लीडर बनने के लिए उनको इनिशिएटिव पावर लेनी पड़ेगी और अपनी पार्टनरशिप को इफ़ेक्टिव करना पड़ेगा। देन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज़ takes things easy and are free to approach anyone for minor queries and problems. This has resulted in everyone's taking to each other and thus resulting in inefficiency in the office. It has also resulted in loss of secrecy and confidential information being leaked out. What system do you think the manager should adopt to improve कम्युनिकेशन? अब यहाँ पर ही बता रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत ईजीली अपनी अप्रोचेस, छोटी मोटी क्वेरीज, प्रॉब्लम को
शेयर करते हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड इन एवरी वन टेकिंग ईच अदर एंड दस रिजल्ट इन इफ़िशेंसी ऑफ दी ऑफिस। यानी कि आपस में जब डिस्कशन करते हैं तो ये भी होता है कि कभी किसी की खामियां, कभी किसी की प्लस पॉइंट, लोग बहुत छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जिस ये डिस्कशन कर रहे हैं छोटी मोटी माइनर सा या हर एक बात का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें इसकी वजह से क्या होता है, इनके रिलेशन आपस में ख़राब हो गए हैं, या फिर इनकी इनएफिशिएंसी यानी कि एक तरह से ऑफिस में एक दूसरे की हम इनएफिशिएंसी यानी कि कौन क्या कम करता है, किसकी कहाँ कमी है, ये डिस्कशन करते हैं। इट हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन दी लॉस ऑफ सीक्रेसी। इन्हीं सब वजह से क्या होता है कि कंपनी में जब ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा माहौल नहीं है तो सीक्रेसी लीक आउट होती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो जाती है, क्योंकि कोई इंसान कभी भी किसी कमी बताता है, दूसरा इंसान उसके बारे में उसकी कमी बताता है, तो एक दूसरे की गद्दी बचाने के चक्कर में, एक दूसरे की पोजीशन बचाने के चक्कर में क्या होता है कि हम लोग को जो हमारे बाहर के लोग होते हैं या अपने ऑफिसर से बना के रखने के चक्कर में हमें उनकी एक दूसरे की सीक्रेसी को लीक आउट करना पड़ता है। व्हाट सिस्टम डू यू थिंक द मैनेजर शुड अडॉप्ट टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर पूछा गया कम्युनिकेशन के बारे में, नहीं कम्युनिकेशन के बारे में हमको बताना है। तो कम्युनिकेशन मेनली दो तरह के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो सिचुएशन है वो किसकी है, ऑलरेडी जो सिचुएशन है वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। कोई भी कभी भी कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है, कोई किसी से बात करना शुरू कर देता है। तो अगर हमें ऐसा करना है कि सिचुएशन सॉल्व करनी है तो हमें फॉर्मल सिस्टम को लाना पड़ेगा और उनकी सारी चीज़ों को, फीचर्स को, मेरिट को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केस स्टडी का काफ़ी लेंदी है ये, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे इसी तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछता है। 6 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। देखिए इसमें 5 पॉइंट दिया है, 1 2 3 4 5, इन्हीं क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। ऊपर केस स्टडी है, इतनी केस स्टडी, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर देना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। 5 पॉइंट है। आपने ये इंग्लिश में देखा होगा, इंग्लिश में आता है स्टैंजा होता है, उसके बाद अनसीन पैसेज कहते हैं उसको। तो अनसीन पैसेज होता है, उसके क्वेश्चन होते हैं, तो आपको क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं पैराग्राफ से ढूंढ के निकालने होते हैं। पर ये इंग्लिश नहीं है, यहाँ पर हमको सिर्फ मैटर ढूंढ के निकालना है कि कौन सा क्या मैटर बताना चाह रहा है। तो 5 क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग में सॉल्व आउट करना है। अब वाई लिमिटेड इज़ अ बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया। एक वाई लिमिटेड है, बैंक की तरह काम करता है इंडिया में। इट इज़ प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई इनटू इंश्योरेंस बिजनेस। इन्होंने बोला कि बैंकिंग के साथ अब इंश्योरेंस में भी ये अपने आप को घुमा रहे हैं, यानी कि मोड़ रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। लिटरली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉलो द प्राइवेट सेक्टर टू गेन एंट्री इन द इंश्योरेंस बिजनेस। जल्दी गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया था कि प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में रूल आउट कर सकता है, यानी कि अपने झंडे को, अपने परचम को अपना टेक ओवर कर सकता है, यानी कि प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्राइवेटली भी डील कर सकती हैं नॉर्मल कस्टमर से। प्रीवियसली इट इज़ प्रीरोगेटिव ऑफ LIC एंड GIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन to do insurance business, but now with liberalization of the economy and to take field competitive, other companies has been given license to start insurance business under the regulation of Insurance Regulatory and Development Authority। ये बता रहा है कि फिर जैसे ही इन्होंने बिज़नेस के बारे में सोचा, इंश्योरेंस बिज़नेस के बारे में, मगर एक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो लिबरलाइजेशन की आ रही थी। लिबरलाइजेशन होता क्या है, जो भी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की, उनको लाइसेंस देना कि ऑथराइज़ करता है गवर्नमेंट कि हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं, आप अपने बिज़नेस को सुचारू ढंग से, स्मूथ ढंग से चला सकते हो और उन पे हम वॉच रखते रहेंगे। तो लाइसेंस के चक्कर में अगर आपको अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो प्राइवेट सेक्टर को पहले उसके लिए लाइसेंस देना पड़ेगा। तो वैसे ही ये जो वाई की लिमिटेड थे, इनको अपनी अगर इंश्योरेंस कराना है, कंपनी खोलनी है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइसेंस देना पड़ेगा। लाइसेंस के बाद ही जब उनको लाइसेंस मिल जाएगा IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से, तो वाई लिमिटेड प्लान टू रिक्रूट हायर qualified employees and agents and exercise effective direction to capture a sustainable part of life and non-life life insurance business। अब इनका आगे क्या हुआ, आगे इन्होंने बोला कि वाई लिमिटेड अगर उनको लाइसेंस मिल जाता है
IRDA से, तो वाई लिमिटेड जो है वो अपने अंडर अच्छे हायर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगे, एजेंट्स को अच्छे अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट करने के बाद एक्सरसाइज करेंगे कि जितना हो सके हम अपने इंश्योरेंस को आगे बढ़ा सकें, एज अ पार्ट ऑफ लाइफ आगे बढ़ाएं हम और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे को चलाना शुरू करें। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई हाउ द कंपनी कैन सुपरवाइज इट्स एम्प्लॉयज़ एंड एजेंट इफेक्टिवली, व्हाट बेनिफिट द कंपनी डिराइव फ्रॉम इफेक्टिव सुपरविजन। अब यहाँ पर सुपरविजन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर सुपरविजन टॉपिक चलेगा। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है ये कि जो एम्प्लॉय हैं उनके पास यहाँ पर जो सुपरविज़न की बात हो रही है, तो आपका क्वेश्चन ये बोलता है आइडेंटिफाई हाउ द कंपनी कैन सुपरवाइज, कैसे सुपरवाइज़ करेगा सुपरवाइज़र को लगा के इट्स एम्प्लॉय एंड एजेंट इफेक्टिवली। जब आपके पास सुपरवाइज़र अपॉइंट होगा तभी आप एजेंट और एम्प्लॉय को अच्छे से काम करा सकते हो। व्हाट बेनिफिट विल द कंपनी डिराइव फ्रॉम इफेक्टिव सुपरविजन, अगर अच्छा सुपरविजन होगा तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो आपको जो सुपरवाइज़र का जो बेनिफिट है या इम्पोर्टेंस है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस सुपरवाइज़र का, और सुपरवाइज़र ही उनको अपॉइंट कर सकता है, तो जो आदमी एम्प्लॉय होगा वो होगा सुपरवाइज़र। नेक्स्ट, व्हाट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव कैन द कंपनी यूज़ फॉर एम्प्लॉयज़ एंड एजेंट्स सेपरेटली टू मोटिवेट देम, व्हाट बेनिफिट विल द कंपनी गेट फ्रॉम देम। अब फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मैंने आपको बताया था, जिसका रिलेशन डायरेक्टली पैसे से होता है उसे कहते हैं फाइनेंशियल, जिसका होता है पैसे से नहीं रिलेशन कोई भी डायरेक्टली उसे कहते हैं नॉन फाइनेंशियल। यानी कि जैसे कि फाइनेंशियल में आता है सैलरी बढ़ा देना, प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ा देना, बोनस प्रोवाइड करना, और नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या आता है, स्टेटस बढ़ाना, बोनस प्रोवाइड अच्छा वर्किंग एम्प्लॉयमेंट देना, फ्रेंड बेनिफिट देना, अकोमोडेशन देना फ्री ऑफ कॉस्ट, हॉस्पिटैलिटी देना, तो वो एक तरह से आपको क्या है नॉन फाइनेंशियल में आते हैं। और उनके व्हाट बेनिफिट विल द कंपनी गेट फ्रॉम देम, अगर कंपनी में हम अपने वर्कर्स को अच्छे से मोटिवेट करें फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली, तो उससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो आपसे खुश रहेंगे, उनका पॉजिटिव वाइब्स रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा कंपनी की तरफ, तो वो अच्छे से काम अपना दे सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाउ कैन द कंपनी इंश्योर द हायर ऑर्डर नीड दैट इज स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज स्पेसिफिक बाय अब्राहम मैस्लो आर मेट। ओके, अब ये अब्राहम मैस्लो ने आपकी मैस्लो की हायरार्की नीड्स तो आपने पढ़ी है, जिससे यानी कि जो छोटे से स्टार्ट होता है, बहुत ही बेसिक नेसेसिटी से स्टार्ट होते होते स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ही हायर लेवल पे होता है, वो सिर्फ मनी से सेटिस्फाई नहीं होता। हर इंसान को पोजीशन चाहिए, वर्क चाहिए और कंफर्ट चाहिए, अच्छा क्लाइमेट चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो उसके बेस में इसको स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिल सकता है। बेसिकली आपको यहाँ पर इस पॉइंट को डिराइव करना है कि व्हाट इज स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। गिव अ मॉडल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट अ कंपनी कैन फॉलो, आइडेंटिफाई द बैरियर इन द मॉडल। ओके, हमको बैरियर के बारे में नहीं पढ़ना है, तो हम इस पॉइंट को नहीं पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द मॉडल, बैरियर इन द मॉडल, हाउ कैन दे रिमूव, इसको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ इसका आंसर देना है। गिव अ मॉडल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट द कंपनी कैन फॉलो, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि फ्री फ्रॉम कम्युनिकेशन होता है जो, यानी कि जिसमें कोई भी बैरियर्स नहीं होते हैं, वो फॉर्मली या डिसिप्लिन वाइज अप से डाउन की ओर आता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन help to supplement formal communication model given by you in answer to the question 4। ओके, आंसर 4 में हमने क्या बताया था कि जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा, वो फॉर्मल होता है, जो कि डिसिप्लिन वाइज आता है। हाउ कैन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प टू सप्लीमेंट फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो आपको यहाँ क्या करना है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के सारे बेनिफिट लिख देना है और इनफॉर्मल के बारे में निगेटिव एस्पेक्ट को लिखना है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को सप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। जहाँ हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं वहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं इस्तेमाल करते। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है,
Company should use positive aspect of informal communication and minimize its negative aspect. सो आप जितनी हो सके केस स्टडी को फॉलो करिए। मैं आपको एक स्क्रीन PDF भेजूँगी जहाँ पर कुछ अच्छे एप्लीकेबल क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको देखना है और पढ़ना है और उनको कोशिश करना है सॉल्व करने के लिए। जैसे आप सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। थैंक यू।